हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अभ्यास सीरीज के सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के अगले सेशन में, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं 8th लेक्चर ऑन द सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अब दोस्तों, इससे पहले हम काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स डिस्कस कर चुके हैं, जहां पे हमने हाउसिंग सेक्टर की स्कीम्स डिस्कस की हैं, पेंशन सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर। तो काफ़ी प्रोमिनेंट सेक्टर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने वो सेशंस भी देखे होंगे। अगर आपने किसी कारणवश वो सेशन नहीं देखे हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सबसे ये है दोस्तों कि आप उन सेशंस को जरूर देखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप चीज़ों को प्रैक्टिस करोगे तभी हमारी तैयारी जो है वो अच्छी हो सकती है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन लेट से ऐसी चीज़ पढ़ा बहुत होता है बट क्वेश्चन जब प्रैक्टिस नहीं ना किए होते, तो एग्जाम में जाके सबसे पहली प्रॉब्लम यही होता है कि इतना कुछ पढ़ा है, अब इसको एग्जीक्यूट कैसे करूं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है और इसीलिए जो एमसीक्यू सेशन हैं आपके बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। बात करूं आज के सेशन की, तो आज के सेशन में हम दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे, कहीं ना कहीं ट्राइबल अफेयर से रिलेटेड। ठीक है जी। और सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट हैं और आप एक डिटेल्ड सॉल्यूशन आंसर की देखना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस पेपर्स ऑफ ईपीएफओ, तो आप हमारी गाइड बुक जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक आपको फ्रीली डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ पे आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, सोशल सिक्योरिटी का, इंडस्ट्रियल रिलेशन का। तो प्रॉपर डिटेल सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, टॉपिक्स मेंशन होते हैं पर सिलेबस में उसमें करना क्या है वो चीज़ें मेंशन नहीं होती। तो वो यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाएंगे दोस्तों। इसके अलावा किस तरह जब अपने प्रेपरेशन को इनिशियल स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं या फिर इनिशियल स्टार्टिंग दे सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी आपको यहाँ पे इस गाइड बुक से मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो फ्रीली है, डाउनलोड कीजिए और अपनी प्रेपरेशन को एक कदम आगे बढ़ाइए। चलिए, अब बात करते हैं आज के सेशंस के ऊपर। तो सबसे पहला सवाल जो है वो है ईएमआरएस स्कीम के ऊपर, जो कि है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल स्कीम। स्कीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं किसको टारगेट करते हैं, ये शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स को टारगेट करते हैं। ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम है, जहां पे सरकार का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या था। प्राइम ऑब्जेक्टिव सरकार का यही था दोस्तों कि हमें एक ऐसी स्कीम बनानी है जहां पे कहीं ना कहीं हमें क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें शेड्यूल्ड ट्राइब स्टूडेंट्स को। ठीक है जी। अब उसी कंटेक्स्ट में पहला सवाल है कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है इस स्कीम के बारे में। पहला पॉइंट ये है कि जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर द समग्र शिक्षा अभियान। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरी स्टेटमेंट यह है कि ईच एम स्कूल कैन एडमिट अ मैक्सिमम ऑफ 720 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th ईयर। EMRS targets a block with at least 50% scheduled tribe population and a minimum of 20,000 ST persons here। तो यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये आपको मुझे यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों पहली और दूसरी स्टेटमेंट दोनों ही गलत हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ट्राइबल अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का रोल नहीं, यहाँ पे एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की ये स्कीम है, जो कि सरकार ने लॉन्च की थी 97-98 में। किसके अंतर्गत लॉन्च की है? ये लॉन्च की हुई है, इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी बेसिकली नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स है, वो इसकी एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है। ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया कि हम चाहते हैं एक अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो स्केड्यूल ट्राइब स्टूडेंट्स को, जो कि चाहते हैं कि हम अच्छी तरह पढ़े। ठीक है, उनको इम्पार्ट करी जाए अच्छी एजुकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जिस भी एरिया में जहाँ पे 50% से ज्यादा शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन और मिनिमम 20,000 लोग एसटी पर्सन रहते हैं, वहां पे इस स्कीम को लागू किया गया है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ दोस्तों 400 720 नहीं, इट इज 480 स्टूडेंट्स की यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो देखने को मिलती है, दैट इज फ्रॉम क्लास 8 टू 12th। अगर मैं आपसे बात करूं तो कितने नंबर ऑफ सीट्स देखने को मिलती हैं? अगर आप बात करेंगे क्लास 6 से लेके 8 तक, तो यहाँ पे जो सीट होते हैं, नंबर ऑफ क्लासेस भी होते हैं 60 सीट्स। ठीक है जी, 60 स्टूडेंट्स पर क्लास। और अगर हम बात करें 9th से लेके 12th तक, तो यहाँ पे आ जाती है 30 स्टूडेंट्स पर क्लास। ये इसकी यहाँ पे स्ट्रेंथ रहती है। अब डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन इसी स्कीम के ऊपर कि यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द की फीचर्स ऑफ द ईएमआरएस स्कीम। स्कूल प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स एंड स्किल डेवलपमेंट वाइल प्रिजर्विंग लोकल आर्ट एंड कल्चर। 20% of the seats are reserved under the sports quota for deserving ST students, और the recurring cost per student has been revised to 1,09,000 rupees here। तो यहाँ पे आपको मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब तीसरी स्टेटमेंट जो अब मैं आपको बोलूँ, बहुत बच्चों के दिमाग में डाउट है कि क्या मुझे ऐसा डाटा याद करना है 1,09,000, 1,04,000। देखिए, ये कोई डायनामिक डाटा नहीं है, ये क्राइटेरिया है स्कीम का कि इस स्कीम के अंतर्गत जो बच्चे की कॉस्ट होगी वो कौन बेयर कर रहा है, वो गवर्नमेंट बेयर कर रही है। तो रेकरिंग कॉस्ट जो है, ये वाला पॉइंट हमें पता होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे हमसे डायरेक्ट सवाल एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है।
तो यहाँ पे दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं। बिल्कुल है, जैसा मैंने आपको बताया था कि हमें स्किल डेवलपमेंट करनी है, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करनी है, बट हम चाहते हैं कि बच्चे पढ़ें। ठीक है, 20% सीट्स जो हैं वो रिजर्व की गई हैं फॉर दी एससी स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, अगर किसी कारणवश आपकी टोटल नंबर ऑफ 480 सीट्स नहीं फिल होती, तो उस कैटेगरी में आपको 10% सीट्स जो हैं वो आपकी नॉन एसटी स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे बोला गया आप फिल कर सकते हो। ठीक है, बट आपकी स्ट्रेंथ जो है वो 480 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। हाँ, वहां पे भी ये बोला गया है जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया में लॉन्ग है, या फिर जो स्टाफ है, या फिर आप कह सकते हैं जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं है उनको प्रायोरिटी दो। ठीक है जी। रेकरिंग कॉस्ट 1,09,000 हो चुकी है। इससे पहले कितनी थी? पहले 61,000 रुपये थी, पर सरकार ने कुछ साल पहले जो है इसको भी बढ़ा के 1,09,000 रुपया कर दिया है। ठीक है, बाकी ऑब्वियसली बात है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है, स्किल डेवलपमेंट है, उसके ऊपर तो ध्यान यहाँ पे दिया ही जा रहा है, इसीलिए हमने 20% सीट्स जो है वो स्पोर्ट्स कोटा के अंडर भी रिजर्व की गई है। तीसरा क्वेश्चन इस स्कीम के ऊपर आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स आर करेक्ट। आपको मुझे बताना, कंसीडर द स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। स्कूल्स विल बी ऑन पार विद केंद्रीय विद्यालय स्कूल्स। अब क्या ये स्कूल्स जो हैं, क्या ये केंद्रीय विद्यालय ऑन पार विद केंद्रीय विद्यालय हैं, या फिर ऑन पार विद नवोदय विद्यालय हैं, या फिर ऑन पार विद बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कूल? बताइए। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ ईएमआरएस इन प्लेन एरिया इज 48 करोड़ रुपीस। क्या 48 करोड़ रुपया कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, या कम है, या ज्यादा है? नंबर ऑफ सीट्स फॉर बॉयज एंड गर्ल्स विल बी इक्वल है। तो आपको मुझे बताना है यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दोस्तों तीसरी स्टेटमेंट जो है वो सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज जो स्कूल बनेंगे दोस्तों वो केंद्रीय विद्यालय के पार पे नहीं, वो बनेंगे नवोदय विद्यालय के। शुड बी एट पार विद नवोदय विद्यालय। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो प्लेन एरियाज में 38 करोड़ रुपीज है, याद रखो 38 करोड़ रुपया है, और 48 करोड़ रुपीज ये कहां पे है? ये है आपकी हिली एरियाज और नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में। ये है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्टिंग द हॉस्टल्स, कंस्ट्रक्टिंग द ईएमआरएस स्कूल है। ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि प्राइम ऑब्जेक्टिव स्कूल का यही है, कहीं ना कहीं हम बच्चों में जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करना चाहते हैं अंडर दिस स्पेसिफिक स्कीम है। ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब बात करते हैं आज की दूसरी इंपॉर्टेंट स्कीम, जो कि पिछले साल सरकार ने अनाउंस की है, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जिसका पहला नाम क्या था? जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इसी स्कीम को बाद में नए नाम के साथ फाइनली इस नाम के साथ इसको लॉन्च किया गया, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। अब आते हैं कि इस कंटेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला क्वेश्चन यही है, स्कीम एम्स टू इंप्रूव सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज थ्रू सैचुरेशन कवरेज इन ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस। इसके अंतर्गत 17 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व की गई हैं एंड इज फंडेड अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। It includes a dedicated focus on universal access to good education and healthy aging among the ST population here। तो आपको मुझे बताना है इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो देखिए जी, यहाँ पे तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ही सही हैं। अब ये स्कीम क्यों लॉन्च की गई थी, अब इसके बारे में समझते हैं। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव का था कि जो हमारे एसटी पॉपुलेटेड एरियाज हैं या फिर ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहां पे हमें क्या करना है, हमें यार उनकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करना है। अब सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए सरकार ने बोला हमारे बहुत ज्यादा इनिशिएटिव्स हैं। हेल्थ सेक्टर्स में हमारी स्कीम्स है, एजुकेशन सेक्टर में हमारी स्कीम्स है, जैसे कि एजुकेशन में तो समग्र शिक्षा अभियान है, ईएमआर सभी पढ़ा है, वो भी है हमारे पास। फाइनेंशियल सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा स्कीम्स हैं। तो हमें कहीं ना इन सब स्कीम्स को इंटीग्रेट करना और लोगों तक वो जो फायदे हैं वो पहुंचाने हैं। इसीलिए यहाँ पे 17 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हुई अंडर द डेवलपमेंट एक्शन प्लान। देखो ऑब्जेक्टिव है ना, देखो डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ताकि जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स है उनकी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है जी। अब ऑब्वियसली बात है गुड एजुकेशन, हेल्दी एजिंग, इनके ऊपर भी यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें गैप आइडेंटिफिकेशन करना है कि यह जो गैप जहां पे रह रहा है ना, कि सरकार ने स्कीम से उसने लॉन्च कर दी, क्या वो गैप स्पेसिफिक जो गैप है उसको हम लोग देखें और हम उसके ऊपर काम करें। अब ये स्कीमें 5 साल के लिए लॉन्च की गई, पिछले साल सितंबर 2024 में लॉन्च की गई थी। अब ये चलेगी स्कीम टिल द ईयर 2028-29, 30 ईयर तक ये जो स्कीम है आपकी लॉन्च की जाएगी। ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं 17 तो मिनिस्ट्रीज है, बट इसके अंदर दोस्तों कम 25 स्कीम्स हैं
जिनको इन्वॉल्व, यानी 25 स्कीम्स को इंटीग्रेट यहां पे किया गया है अंडर दिस स्पेसिफिक स्कीम। अब बात करते हैं अगला सवाल इसी स्कीम के ऊपर ही, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेसिफिक स्कीम हियर। द स्कीम विल कवर 63,000 विलेजेस एंड 549 डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? Up to rupees 2 lakh is provided for the construction of tribal homestays under this initiative and the recurring cost per beneficiary under this scheme is 1 लाख रुपया। क्या ये ऐसी स्टेटमेंट सही है या गलत है? आपको मुझे बताना यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं हमें सोशली उनको अपलिफ्ट करना है, और उसी केस में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत इसी स्कीम के अंदर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था ट्राइबल होम स्टेज, जहां पे ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप घर को कंस्ट्रक्ट कीजिए। आपने बहुत बार देखा होगा, लोग अगर घूमने जाते हैं तो होम स्टेज में रहते हैं। इसी तरह से आपने वहां पे ट्राइबल होम स्टेज को प्रमोट किया है कि यार हम आपको पैसा देंगे, आप नया घर बनाइए। अगर आपके पास पुराना घर भी है और आप उसको भी रेनोवेट करना चाहते हैं, हम आपको उसके लिए भी पैसा देंगे। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में यहां पे क्या है कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है मैं बता दूं। देखो, थर्ड स्टेटमेंट तो पहली बात ये है, इट्स अ कंप्लीट ब्लफ। ऐसा कोई भी रेकरिंग कॉस्ट पर बेनिफिशियरी नहीं है। वो रेकरिंग कॉस्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था वो ईएमआरएस स्कीम का पार्ट था, बट इस स्कीम के अंदर ऐसा कोई भी रेकरिंग कॉस्ट का इनिशिएटिव नहीं है। तो अप टू रुपीज 5 लाख दिए जाते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू हाउस अंडर द ट्राइबल होम स्टेज। अगर आपको रिपेयर करना है तो आपको 3 लाख रुपए स्कीम के अंतर्गत दिया जाता है। 63,000 गांव, अराउंड एंड अराउंड 549 डिस्ट्रिक्ट्स और 2,740 ब्लॉक्स इस स्कीम के अंडर जो हैं वो कवर किए जाएंगे। और बात है कितने लोग हम टारगेट कर रहे हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ पीपल हैं जिनको कि सरकार टारगेट कर रही है स्कीम के अंतर्गत। ठीक है जी। और इसके लिए दोस्तों हम लोग किसके साथ मैप कर रहे हैं? हम मैप कर रहे हैं इसको पीएम गति शक्ति पोर्टल के साथ। ठीक है जी। अब आता है कि यहाँ पे प्राइम फोकस एरिया हमारा क्या होगा, या फिर ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस मैं बात कर रहा हूं तो वो कौन सी विलेजेस हैं? हमने बोला कि हमारा प्राइम फोकस होगा ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस जहां पे 500 या उससे ज्यादा लोग ट्राइबल पॉपुलेशन है। ठीक है जी। और कम से कम 50% वहां की आबादी जो है वो एसटी पॉपुलेशन है, ट्राइबल रेजिडेंट है। तो याद रखना, ट्राइबल मेजोरिटी विलेज होना का मतलब क्या है कि 500 से ज्यादा लोग होंगे और 50% से ज्यादा लोग जो हैं वहां पे ट्राइबल रेजिडेंट्स हैं। ठीक है जी। इसके अलावा जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको भी हमने यहाँ पे प्रायोरिटी पे रखा है। अब हम लोग प्रायोरिटी पे क्या क्या काम यहाँ पे करने वाले, जब हमने बोला इंटर रिलेशन बनाना या कनेक्शन बनाना है, तो किस कंटेक्स्ट में आप कनेक्शन बनाने वाले हो ये भी पता होना चाहिए। तो हमें कनेक्शन बनाने के लिए हमने बोला कि सबसे पहले हमने कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया। अगर आप देखिए किसी भी लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए क्या चीज रिक्वायर्ड होती है? रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान जनरली बोलते, तो ये पुराना डायलॉग था। अब आज के केस में क्या होगा? घर मकान तो जरूरी है ही है। रोटी खाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? न्यूट्रिशियस हेल्दी लाइफ, तभी रोटी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है भाई? उसके अलावा इंपॉर्टेंट है पहले तो कपड़ा। कपड़ा तो एक पार्ट अलग चीज है। एजुकेशन हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन बिजली हो गई, कनेक्टिविटी हो गई, ठीक है ना, इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट हो गई। तो ये सारी चीजों को कनेक्ट करके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजों के साथ कनेक्ट किया जाएगा। तो कौन से दोबारा बता देता हूँ। हाउसिंग सेक्टर है, हाउसिंग एंड कम्युनिटी लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। फिर दूसरा बात, ऑब्वियसली बात क्या है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन ट्रेनिंग हो गया। एजुकेशन के बाद आपका इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, जहाँ पे पीएम उज्ज्वला स्कीम है, सोलर रूफटॉप स्कीम है, पीएम कुसुम स्कीम है, उसको आप यूज करोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो गया, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट करना है, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है कनेक्टिविटी, कि जब आप उनको अपलिफ्ट कर रहे हो तो अल्टीमेटली क्या चाहते हो? कनेक्टिविटी। और कनेक्टिविटी का मतलब यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी का यहाँ पे मतलब है डिजिटल कनेक्टिविटी। कहीं ना कहीं उन लोगों को कनेक्ट करना है। हम बात करते हैं यूपी, आप देखोगे आज भी भारत में काफी ज्यादा ऐसी जगहें हैं जहां पे यूपीआई वर्क नहीं कर रहा, लोगों को पता ही नहीं यूपीआई क्या होता है। तो वो चीज बतानी है, मोबाइल कनेक्टिविटी देनी है। ठीक है, तो ये है यहां से कनेक्टिविटी का मतलब। ठीक है जी। चलिए अब बात करते हैं इसी स्कीम के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इस स्कीम के दोस्तों बेसिकली 4 गोल्स हैं, आपको मुझे बताना है इनमें से कौन सा गोल नहीं है।
अब जो चीज मैंने आपको पीछे समझाई, अगर आप उसी चीज को सम अप कर लो ना, तो आपको चारों गोल्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और हमने बोला सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, तो इसको ध्यान से समझना। पहला पॉइंट ये है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, डेवलपिंग द एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरा आता है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। तीसरा आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस टू गुड एजुकेशन। और चौथा आ जाता है हेल्दी फाइनेंसिंग या फिर फाइनेंशियल। क्या ये चौथा कंपोनेंट सही है? क्या ये चारों कंपोनेंट सही है? तो आपको मुझे बताना है इसमें से कौन सा गोल नहीं है। तो इसमें से दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी है, वो गोल नहीं है, बिकॉज हेल्दी फाइनेंसिंग नहीं, हेल्दी लाइफ की बात। अभी तो मैं बात करके आया हूं कि लाइव्स एंड न्यूट्रिशन, तो वो तो हमने यहां पे लिखा ही नहीं, हेल्दी लाइव एंड डिग्निफाइड एजिंग, तो ये आता है। तो गोल समझो बहुत ध्यान से, जो चीजें मैंने अभी दिखाई ना, हेल्थ, ये चीज लिखी है सारे, इन्हीं को ध्यान से समझो। सबसे पहली बात है हमें वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्रिएट करना है, एनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां पे हाउसिंग हो सकता है, रोड हो सकता है। जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया तो उनकी स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, ताकि कहीं ना कहीं उनको स्किल्स लेके आ सके। उनकी इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कैसे होगी? सोशली तो कर रहे हो, इकोनॉमिकली। जब उनको आप इकोनॉमिक एम्पावरमेंट दोगे, जब उनके पास इकोनॉमिकली भी कुछ चीज़ें आई हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी आ चुका है, तो उसके बाद आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि अब जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आई है, तो इससे हम चाहते हैं कि जितने लोग हैं वो एक्सेस टू एजुकेशन लें। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कीम उसका पार्ट आ सकता है, समग्र शिक्षा अभियान आएगा, सर्व शिक्षा अभियान आएगा, समग्र शिक्षा अभियान तो इसका पार्ट बन जाएगा। हेल्दी लाइव्स, पीएम अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, सॉरी पीएम आयुष्मान भारत स्कीम होगी यहाँ पे, ठीक है जी। आरोग्य मित्राज हो गए, उसके बाद आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन हो गया, तो ये आएगा। डिग्निफाइड एजिंग स्कीम, अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, राष्ट्रीय वायुश्री योजना, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, तो इन सब चीजों को आप यहाँ पे क्लब अप करोगे अंडर दिस स्पेसिफिक स्कीम हियर। ठीक है दोस्तों, तो ये है बेसिकली दिस स्पेसिफिक स्कीम। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सारा का सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, क्योंकि ये स्कीम्स ऑलरेडी डिफाइंड है। तो क्या है, सेंट्रल लेवल पे जो पॉलिसी वाला काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जो कस्टमाइजेशन वाला काम है कि पॉलिसी बनी, अब इसको प्रोग्राम्स को कस्टमाइज कीजिए स्टेट स्पेसिफिक, तो वो काम स्टेट करेगा। उसके बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट का काम, का डिस्ट्रिक्ट जो है वो बेसिकली आपको डाटा चेक देगा। ठीक है, ऊपर से पॉलिसी बनी, स्टेट ने अपने हिसाब से उसको बाइफरकेट कर दिया, फिर डाटा चेक जो है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल। ब्लॉक लेवल बेसिकली क्या करेगा दोस्तों, वो विलेज कैंप्स लगाएगा। ग्राउंड लेवल एग्जीक्यूशन जो है, वो एग्जीक्यूशन अल्टीमेटली कौन कर रहा है, वो ब्लॉक लेवल कर रहा है। तो ये बेसिकली इसका छोटा सा क्राइटेरिया है। ठीक है जी। और इस स्कीम की जो भी मैपिंग है दोस्तों, वो किसके अंतर्गत की जाएगी, वो की जाएगी पीएम गति शक्ति पोर्टल के अंदर। तो अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गति शक्ति इनिशिएटिव, तो उसके अंदर ही आप इसको पोर्टल के अंदर इसको मॉनिटर करोगे, और इनका जो फाइनेंशियल प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, यहीं से इसको आप लोग ट्रैक आउट करोगे। ठीक है, तो ये था अबाउट धरती आबी जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है जी, तो ये है हमारी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है जी, तो ये चीज याद रखना। और मैं पहले बोल रहा हूँ, पीएम जुगा स्कीम भी आई थी, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, तो ये दोनों स्कीम सेम ही है। ठीक है, स्कीम है, डिफरेंट नहीं है, ये सेम स्कीम है। अब बात करते हैं आज की अगली स्कीम के ऊपर, पीएम जनमन स्कीम, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है जी। ठीक है जी, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान। अब यहां पे बेसिकली क्या था, जो मैंने आपको बताया कि अभी जो पिछली स्कीम पड़ी है धरती आभा वाली, वो बेसिकली क्या है, ट्राइबल पॉपुलेशन के लिए आपने वो स्कीम लॉन्च की। ये स्कीम जो है, काम इसका भी यही है कि डिफरेंट डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स को लेके आइए, ताकि अब हम अपलिफ्टमेंट कर सके। किसकी? यहां पे अपलिफ्टमेंट होने वाली है, स्पेसिफिकली सरकार का टारगेट था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और दोस्तों ये तो आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इंडियन पॉलिटी का भी है, तो आपको पता होना चाहिए पीवीटीजीज के बारे में। उम्मीद कर रहा हूं अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको पता है कि पीवीटीजीज क्या होते हैं, कितने भारत में कितने जगह पे पीवीटीजीज अवेलेबल हैं, ठीक है, कितने यूनियन टेरिटरीज में अवेलेबल हैं, ये चीजें पता होनी चाहिए। कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, कौन सी स्टेट में सबसे कम है, जिनमें हैं, और कौन सी स्टेट्स में नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए अब वापस आते हैं यहाँ पे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग दी पीएम जनमन स्कीम हियर। तो ये बोला गया दोस्तों पहला पॉइंट के स्कीम कवर्स 75 पीवीटीजीज रिजाइडिंग इन 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरीज। तो क्या भारत में वाकई ही 75 पीवीटीजीज हैं?
जो 18 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरीज में है। तो ये काइंड ऑफ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है जो कि स्कीम से भी पूछी जा रही है। फाइनेंशियल एलोकेशन इंक्लूड्स 24,000 करोड़ रुपीज, जहां पे 15,000 करोड़ रुपया ऑलमोस्ट सेंट्रल शेयर यहां पे दिया गया है। फिर अब दूसरा स्टेटमेंट यहां पे क्या है, ठीक है जी, अंडर द स्कीम 10,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एरियाज, पीवीटीजी एरियाज में अंडर स्कीम 10,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। अब दोस्तों मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि जो सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको पूछी है, बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर ये स्टेटमेंट क्या याद करनी है, नहीं करनी है, क्या करूं ना करूं। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जनरली जो स्कीम्स पुरानी हो चुकी होती है उनकी फाइनेंशियल एलोकेशन एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं करना कि 24,000 करोड़ 15,000 करोड़ पे एग्जैक्ट अमाउंट कभी भी याद नहीं होता, ना कभी करना है। ये स्टेटमेंट डालने का ऑब्जेक्टिव यही है जो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था, बिकॉज बहुत बार जो बहुत स्टूडेंट्स जो बैंकिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करके यूपीएससी ईपीएफओ की तैयारी कर रहे होंगे, या फिर एसएससी लेवल के स्टूडेंट्स जो कि इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं वो फाइनेंशियल एलोकेशन पे बहुत ज्यादा एम्फोसिस देने लग जाते हैं कि सर फाइनेंशियल एलोकेशन पढ़नी है या नहीं पढ़नी। तो एक क्वेश्चन उन बच्चों के लिए बताना था दोस्तों कि इतनी ज्यादा फाइनेंशियल एलोकेशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं होती, अप्रोक्सीमेट आइडिया रखो। क्योंकि ये स्कीम नहीं थी तो ऑब्वियसली बात है 24,000 करोड़ पर, इसमें से ना पता है कि इसमें सेंटर स्टेट रेशियो नॉर्मल 60-40 नहीं है, यहाँ पे मेजर कंट्रीब्यूशन सेंटर ही करता है। तो इसलिए हमने जो क्वेश्चन है आपके लिए स्टेटमेंट जो यहाँ पे इंक्लूड किया। जनरल कंटेक्स्ट में क्या फाइनेंशियल एलोकेशन इंपॉर्टेंट है, अगर स्कीम रिसेंट लॉन्च हुई तो आपको आइडिया होना चाहिए, अगर तो पुरानी स्कीम है तो फाइनेंशियल एलोकेशन इंपॉर्टेंट नहीं होती है, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, ठीक है। अंडर द स्कीम 10,000 आंगनवाड़ी सेंटर्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप एरियाज, ठीक है जी। अब यहां पे देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो यहां पे दोस्तों मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर है 1 और 2 यहां पे सही है, थर्ड स्टेटमेंट यहां पे गलत है, ठीक है जी। तो यहां पे 15,000 नहीं दोस्तों 2,500 2,500 जो है आपके आंगनवाड़ी सेंटर्स जो हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, नॉट 10,000, ये पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे कुछ चीज और बताता हूँ, ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली जो कॉस्ट है वो 12 लाख रुपए के आसपास बताई गई थी आंगनवाड़ी सेंटर्स की। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज एक क्वेश्चन और क्या बताते हैं, अब मैं इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करता हूँ आप बच्चों के लिए, कि मैंने आपको आंसर तो बता दिया कि स्टेटमेंट जनरली सही है। देखो जनरल कंटेक्स्ट में क्या है, अगर वो आपसे डाटा पूछेगा ना इस तरह का, अगर पूछेगा, वैसे देखो यूपीएससी की टेंडेंसी है वो ऐसे सवाल नहीं पूछता, बट कहीं ना कहीं यार अगर एग्जामिनर थोड़ा सा, मैंने क्योंकि एग्जैक्ट फिगर पूछे, एग्जैक्ट डाटा याद रखना, अप्रोक्सीमेशन भी अगर पूछे क्योंकि लेटेस्ट स्कीम है तो थोड़ा सा आइडिया रखना। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि स्कीम के अंतर्गत ये बोला गया था कि ये कितने, जैसे मैंने बोला ना वो 17 मिनिस्ट्रीज हैं, 25 स्कीम फोकस कर रही हैं। यहां पे एक चीज क्या याद रखना है कि यहां पे 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन हैं, ठीक है जी, जो कि 9 मिनिस्ट्रीज के साथ इनलाइंड है। अब ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों की यार दोस्तों, वहां पे 17 मिनिस्ट्रीज अलाइंड थी विद 25 स्कीम्स फॉर दी हेल्पमेंट अंडर दी, जो हमने धरती आबा स्कीम पढ़ी है। पीएम जनमन स्कीम में पीवीटीजीज के लिए हमने 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन उठाए, जहां पे क्या क्या इंटरवेंशन क्या होते हैं, इंटरवेंशन का मतलब हमने 11 फोकस एरियाज उठाए हैं, जहां पे हाउसेज आ रहे हैं, रोड कनेक्टिविटी आ रही है, पानी का सप्लाई आ रहा है, मेडिकल यूनिट्स आ चुके हैं, ठीक है, मैं बोल सकता हूँ वोकेशनल ट्रेनिंग कह लीजिए, आंगनवाड़ी सेंटर्स कह लीजिए, इनको हमें क्रिएट करना है। तो दैट इज 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन, ठीक है जी। और इसको अलाइन करने के लिए हमने 9 मिनिस्ट्रीज को यहां पे बेसिकली अलाइन किया है। अगेन इसका मॉनिटरिंग भी किसके थ्रू हो रहा है, वो पीएम गति शक्ति पोर्टल के थ्रू ही हो रहा है। अगला सवाल फिर आपका इसी क्वेश्चन के ऊपर है। अब आते हैं जो मैंने 11 क्रिटिकल इंटरवेंशन बताए थे या फिर एक्टिविटीज बताई थी, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है उस एक्टिविटी के रिगार्डिंग। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स जो है वो डिप्लॉय किए जाएंगे एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1 करोड़ पर यूनिट। सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम्स बनाए जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 0.3 किलोवाट के, जो कि 1 लाख रुपया दिया जाएगा पर हाउस होल्ड, दैट इज टू 1 लाख हाउस होल्ड में 0.3 किलोवाट के सोलर ऑफ ग्रिड सिस्टम्स बनाए जाएंगे। फिर आ जाते हैं वन धन विकास केंद्र जो है वो सेटअप किए जाएंगे 5,000 विलेजेस में विद ₹15 लाख पर वन धन विकास केंद्र, दैट इज गोइंग टू बी गिवन हियर। अब यार ये स्कीम में आपको में से बहुत बच्चे बोले सर इतना डाटा कौन याद करेगा, बट ये स्कीम का प्राइम ऑब्जेक्टिव ही इसके टारगेट्स हैं, टारगेट और उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे कौन सी स्टेटमेंट गलत है दोस्तों, यहां पे फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ठीक है जी। अगर मैं मोबाइल एंड मेडिकल यूनिट्स की बात करूं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, हम 1,000 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है जी, और इसके लिए अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए ने अप्रोक्सीमेटली 33 लाख रुपया सरकार ने बोला था हम यहाँ पे देंगे,
ठीक है जी। फिर आ जाता है थर्ड स्टेटमेंट। जब मैं वन धन विकास केंद्र की बात यहां पे करता हूं दोस्तों, तो देखिए वन धन विकास केंद्र जो है यहां पे 5,000 नहीं 500 बनेंगे। 500 विलेजेस में वनधन विकास केंद्र हम लोग यहाँ पे सेटअप करेंगे, और ये बिल्कुल सही है, 15 लाख रुपया पर वनधन विकास केंद्र यहाँ पे दिया जाएगा। अब थोड़ा सा समझते हैं कि ये स्कीम एक्चुअल में क्या है। मैंने जैसे बताया 11 इंटरवेंशन है, तो मोटा मोटा बताता हूँ क्या है यहाँ पे टारगेट किए जाते हैं कि मैं मोटा मोटा पक्का हाउसेस इज वन ऑफ द टारगेट हियर। रोड कनेक्टिविटी की बात की जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना। वाटर सप्लाई, जिसको आप जिसके लिए आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आप जल शक्ति अभियान की बात करोगे, ठीक है ना। मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाएंगे जो मैंने आपको बता दिया है। हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, 5,000 के आसपास हॉस्टल्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। फिर स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी जहाँ पे आप एस्पिरेशनल पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स बनाओगे, ठीक है। वहाँ पे जो भी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे पीवीटीजीज हैं, उनको आप यहाँ पे प्रायोरिटी पे लोगे, और वहाँ पे 60 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स हमें बनाने हैं, तो ये बात की गई है। आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाएंगे, मल्टीपर्पज सेंटर्स बनाएंगे। फिर हमने बोला है कि यार हाउस होल्ड्स हो गया, ऑफ ग्रिड सिस्टम, सोलर रूफटॉप सिस्टम बनाएंगे। अब सोलर रूफटॉप सिस्टम बनाना क्यों चाहते हैं? बिकॉज हम कहीं ना कहीं वहाँ पे सोलर लाइटनिंग को प्रमोट करना चाहते हैं, हम एनवायरमेंट फ्रेंडली काम करना चाहते हैं। बिकॉज पीवीटीजीज का प्राइम ऑब्जेक्टिव यही भी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं हम उनको एनवायरमेंटली जो उनकी इंपॉर्टेंस है उसको खत्म नहीं करना चाहते, इसीलिए हम वहाँ पे वन धन विकास केंद्र बनाएंगे, ठीक है। मोबाइल टावर्स भी इंस्टॉल करना है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको डिजिटली कनेक्टिविटी उनको भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो ये है अबाउट पीएम जनमन स्कीम। या थोड़ा सा स्कीम्स के टारगेट्स दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं डेफिनेटली बोलूँगा प्लीज इनके स्कीम्स के टारगेट्स जरूर याद कीजिए, बिकॉज यहाँ पे हमसे एग्जामिनेशन डायरेक्ट जो है एग्जामिनर हमसे सवाल पूछ सकता है। अब बात करते हैं आज की अगली स्कीम के ऊपर दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, ठीक है जी। तो मुझे बताइए जनजातीय विकास कार्यक्रम के बारे में या वन जातीय विकास मिशन के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। ये स्कीम 2021-22 में लॉन्च की गई थी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो क्या ये नोटिफाइड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए लॉन्च की गई थी या फिर किसी और के लिए लॉन्च की गई थी? दूसरा आ जाता है दोस्तों, ट्राइफेड जो है यहाँ पे इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। तो क्या इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ट्राइफेड है या फिर कोई और मिनिस्ट्री है? एंड इट इज ओनली एप्लीकेबल टू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 8 स्टेट्स आइडेंटिफाइड अंडर द वन बंधु कल्याण योजना है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है जी। तो यहाँ पे दोस्तों हमारी पहली दो स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही हैं, और देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 8 स्टेट्स में एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, यहाँ पे जहाँ पे भी डिनोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स हैं वहां पे ये एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे जो है आपकी सेकंड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे, सॉरी थर्ड स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है। बाकी दोस्तों इसी स्कीम के कंटेक्स्ट पे ही मैंने आप आज का होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया है। बेसिकली ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमें सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस लेके आनी है उन कम्युनिटीज की जो कि डिनोटिफाइड एरियाज में रहते हैं, ठीक है। सॉरी नॉट डिनोटिफाइड, नोटिफाइड एरियाज में रहते हैं, ठीक है जी। कवरेज की मैं बात करूँ दोस्तों, तो इनिशियली हमारा जो टारगेट है वो अप्रॉक्सीमेटली जितनी भी हमारी स्टेट्स हैं उनको कवर करने का यहाँ पे टारगेट भी है, ठीक है जी। और 15th फाइनेंस कमीशन के साथ ही ये स्कीम जो है हमारी चलेगी भी। और ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है, एक कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम हम क्रिएट करना चाहते हैं जहां से कहीं ना कहीं हम जो नोटिफाइड शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनकी हम कहीं ना कहीं डेवलपमेंट कर सके। देखो कोई भी स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च करता है ना, उसमें एक चीज तो याद रखना कि डेवलपमेंट तो वहां पे होना ही होना है, डेवलपमेंट ही प्राइम ऑब्जेक्टिव सरकार का रहता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको इसी स्कीम के कंटेक्स्ट में पूछा है कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, जो मुझे आपको आज होमवर्क क्वेश्चन में भी बताना पड़ेगा। बिकॉज पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था, जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था वो मैंने आपको एज ए लर्निंग दी थी कि यार आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। जैसा कि आज के सवाल में भी मैंने, आज के सेशन में भी मैंने आपसे एक स्टेटमेंट ऐसी पक्का पूछी है जो कि काफ़ी डाटा ओरिएंटेड थी, जहाँ से फंडिंग फाइनेंशियल एलोकेशन की स्टेटमेंट पूछ ली। क्या वो इंपॉर्टेंट है? इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाकी कंटेक्स्ट तो उसकी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए होमवर्क स्टेटमेंट में, कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तो ऑब्वियसली स्कीम को डिस्कस भी करें, बिकॉज काफी पॉइंट ऐसे अगर मैं आपको स्कीम डिटेल में बता दूंगा तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर ही पता चल जाएगा, एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप रिसर्च कीजिए, थोड़ा सा पढ़िए, फिर मुझे बताइए कि क्या है इस स्कीम का सही आंसर। और फिर जब हम नेक्स्ट सेशन लेंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले इस स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर डिस्कस करेंगे दोस्तों आपको सोशल जस्टिस की स्कीम्स लाइक अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जो मैंने आपके नाम लिए हैं, नमस्ते स्कीम, स्माइल स्कीम है, श्रेष्ठा स्कीम है।
तो उन प्रोमिनेंट स्कीम्स ऑफ जो सोशल जस्टिस की स्कीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे आपके अगले सेशन में। बट सेशन को एंड करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, मुझे पता है दोस्तों आप में से काफी स्टूडेंट्स हैं, जब आप एक सेशन को देख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्या, उद्देश्य आपका यही इन सेशंस को देखना है। कहीं ना कहीं आपका टारगेट है कि मुझे ईपीएफओ, ईपीएफसी ऑफिसर या फिर ईओईओ ऑफिसर जो है बनना है। अब उसके लिए दोस्तों हम भी आपकी मदद कर रहे हैं, ठीक है, विद द सिंगल एम कि आप सक्सेसफुल कैंडिडेट बने। अगर आप एक ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी तक कभी प्रिपरेशन की ही नहीं है यूपीएससी की, और आप एक बिल्कुल स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारे मास्टर कोर्स के साथ जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, बिकॉज यहाँ पे सब कुछ आपको बेसिक से करवाया गया है। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आपका सी सेट भी अच्छा है और आपको लग रहा है मुझे सिर्फ और सिर्फ जो स्पेशल सब्जेक्ट्स हैं जो जनरली आप यूपीएससी में नहीं पढ़ते हो, इंडस्ट्रियल रिलेशन आ जाता है, सोशल सिक्योरिटी के लॉज आ जाते हैं जो कि आप जनरली नहीं पढ़ते हो, उसके लिए आप हमारे स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स के साथ जा सकते हैं। फिर दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि मेरे को तो स्पेशल सब्जेक्ट्स का भी आइडिया है, मुझे तो यूपीएससी का भी आइडिया है, मैंने दिया हुआ एग्जामिनेशन, मुझे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जैसा कि आप इन सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हो, आपको लगता है इसी तरह से मुझे और प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज के साथ भी जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लिंक्स आपको इन तीनों कोर्सेज के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edutab.in पे भी जा सकते हैं, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ईमेल आईडी है hello@edutab.co.in, या फिर कॉल कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। तो ये था दोस्तों हमारा आज का सेशन, जहां पे हमने ट्राइबल अफेयर्स के रिगार्डिंग काफी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज या काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स डिस्कस की, नॉट मिनिस्ट्रीज, काफी इंपॉर्टेंट स्कीम्स डिस्कस की हैं। इसी तरह से दोस्तों अगर आपके मन में भी कोई ऐसा सेगमेंट है जो आपको लगता है कि इसके ऊपर प्लीज सर अगर कोई स्कीम्स हैं, प्लीज आप मुझे चाहते हैं कि मैं उसके ऊपर सेशन लूँ या क्वेश्चंस फॉर्मेट में उसको डिस्कस करें, तो आप प्लीज मुझे उसके बारे में भी आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तब तक के लिए दोस्तों मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, और अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीक विद द नेक्स्ट सेट ऑफ इंपॉर्टेंट सेशन, ठीक है जी, चलिए बाय बाय।